अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJtv। जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्तें दायर की गई थी उनकी समाअत अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है और 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच जो है गुज़श्ता तकरीबन 5 माह से ये समाअत कर रहा है, जिनमें जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा ने और वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने उस सदारती रेफरेंस को चैलेंज किया है जिसमें काज़ी फ़ाएज़ ईसा जस्टिस के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात थे और इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अपनी अहलिया के जो जायदादें थी, लंदन प्रॉपर्टीज़ थी, उनको छुपाया। अब ये केस एक बड़े अहम और नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। एक दिन पहले ही जो समाअत हुई उसमें तमाम दरख्वास्त गुज़ारों ने जिन्होंने इस सदारती रेफरेंस को चैलेंज किया था उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर से कहा गया है कि वो उन तमाम सवालात के जवाब दें जो कि आइनी दरख्वास्तों में उठाए गए थे। और अब 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है अटॉर्नी जनरल कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर को। और गुज़श्ता समाअत में जो सबसे अहम बात ये हुई कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में कायम 10 रुकनी फुल कोर्ट ने FBI से भी कुछ मालूमात मांगी थी कि FBI इस हवाले से जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा की अहलिया के जो असासों की डिक्लेरेशन है जो कि 31 जनवरी जिसकी आखिरी तारीख थी, उस हवाले से FBI ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, क्योंकि ये एक इत्तला थी कि शायद जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा की अहलिया जो हैं वो FBI में भी गई हैं। तो अटॉर्नी जनरल कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर ने 2 खतूत पेश किए, जिसमें एक ख़त वो था कि जो FBI की तरफ से FBI को लिखा गया था जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा की अहलिया की तरफ से, और जिसमें ये शिकायत की गई थी कि उनका जो टैक्स ऑफिसर था वो कराची से मूव कर दिया था इस्लामाबाद में उनकी इंफॉर्मेशन के बगैर और उनकी इजाज़त के बगैर। और उसके अलावा उन्होंने उस ख़त में ये भी कहा था कि वो 2008 तक तो टैक्स देती रही हैं, टैक्स रिटर्न जमा कराती रही हैं, इसलिए वो जमा इसलिए नहीं कराई 2008 के बाद की कि उनका पाकिस्तान से वो चली गई थी और उनका पाकिस्तान में कोई बिज़नेस नहीं था और ना ही ज़राए आमदन थे। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सलाह अहमद जो जस्टिस काज़ी फ़ाएज़ ईसा की कानूनी टीम के अहम रुकन हैं। हम इनसे बात करते हैं। सलाह थोड़ा बताना चाहेंगे ये क्या खतूत थे जो कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए और इन खतूत में क्या कहा गया था? जी शुक्रिया मतिउल्लाह साहब। इसमें जस्टिस फ़ाएज़ ईसा की जो अहलिया हैं वो अपनी जो RTO के पास जो टैक्स की अथॉरिटी होती है उनके पास गई थी अपना रिटर्न फ़ाइल करने 2019 का। वो रिटर्न फ़ाइल जब करने गई तो उनको वहाँ ये बताया गया कि आपका जो RTO है वो तब्दील करके, जो कराची में था वो तब्दील करके इस्लामाबाद ले गए हैं। ये कौन सी तारीख को गई थी? ये जनवरी की आखिरी दिनों में 26-27 तारीख को गई थी। तो उनको ये इन्फॉर्म किया गया कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है जिस अफसर की आपके केस के ऊपर, क्योंकि हर बंदा जो टैक्स देता है उसको एक RTO असाइन होता है, तो वो जुरिस्डिक्शन तब्दील कर दी गई है और कराची से इस्लामाबाद, क्योंकि वो हमेशा से कराची में फ़ाइल करती थी, वो फ़ाइल आपकी कराची से इस्लामाबाद चली गई है। उसके बाद उन्होंने एक ख़त लिखा टैक्स के जो अफसरान हैं उनको, और उन्होंने ये पूछा कि ये जो मेरी फ़ाइल है और ये जो ट्रांसफ़र है ये कैसे हुई है और क्यों हुई है। तो उस ख़त के जवाब उनको तो कोई नहीं मिला, मगर जब कल केस की समाअत थी तो अटॉर्नी जनरल साहब ने वो एक ख़त पेश किया था टैक्स अथॉरिटीज़ के बिहाफ पे का जवाब, जिसमें ये कहा गया था कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से, इंतज़ामी सहूलत की वजह से हमने आपका केस कराची से इस्लामाबाद हमने शिफ्ट कर दिया है। ये उसमें कोई तफसील नहीं दी कि कब शिफ्ट किया और क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मतिउल्लाह साहब, इससे पहले मिसेज़ ईसा जो थी
वो जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बने थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, तो उन्होंने 4 साल क्वेटा में भी गुजारे थे। तो क्वेटा में तो कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसके बाद जब इस्लामाबाद भी अब आई थिंक 5 साल हो चुके हैं, बल्कि 6ठा साल चल रहा है फ़ाइज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती को, तो उस दौरान कब उन्होंने ट्रांसफ़र किया ये अब अभी तक कोई मगर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये शायद इसलिए किया था कि उनके जो शोहर हैं जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा वो इस्लामाबाद में जब आ गए थे और इस्लामाबाद में ही थे, तो इसलिए उनके जो टैक्स ऑफिसर है इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन इस्लामाबाद ट्रांसफ़र इसी साल किया गया, कौन सी तारीख को किया गया, ये कुछ देखिए जो सबसे बुनियादी बात है, और ये टैक्स के कवानीन में ख़ास तौर पे, कि हर जो टैक्स पेयर होता है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट तस्वुर किया जाता है। ये आज तक तो कभी नहीं देखा गया कि किसी टैक्स पेयर का रिकॉर्ड इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया गया हो कि उसके भाई का या उसके वालिद का या उसके शौहर का या किसी की ज़ौजा का कहीं और रिहाइश हो गई है या कहीं और वो टैक्स पे कर रहे हैं तो दूसरे की भी साथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये बड़ा ही अनोखा इक़दाम है। तो अब क्या सूरत हाल है कि जो जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा की अहलिया हैं उनकी तरफ से कुछ मालूमात भी फराहम की गई। वो मालूमात के अंदर अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि कुछ शायद डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2008 के बाद से टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं किए गए थे, और जबकि उसके बाद फ़ाइल किए गए थे। वो क्या है, थोड़ा सा जो अटॉर्नी जनरल बात कर रहे हैं। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कुछ अपनी जो स्टेटमेंट वहाँ अदालत में पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इन्होंने 2012, 13, 14 में रिटर्न फाइल किया, मगर उसके बाद 16, 17, 18 में रिटर्न नहीं फाइल किया, जिसका उनको नोटिस भी दे दी, सिस्टम जनरेटेड नोटिस जारी किया। सिस्टम जनरेटेड नोटिस भी जारी किया। अब वो सिस्टम जनरेटेड नोटिस भी गालिबन किसी कराची के पते पे जारी किया गया है, इस्लामाबाद तो नहीं किया गया। तो ये अब मज़ीद जो तफसीलात हैं, कराची में जो उनके टैक्स लॉयर थे उनके नाम पे जारी किया, तो अब ये जो मज़ीद तफसीलात हैं ये अटॉर्नी जनरल साहब ही बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये देखने वाला इशू है कि अगर किसी ने टैक्स रिटर्न नहीं फ़ाइल किया तो उनके ख़िलाफ़ टैक्स की अथॉरिटीज़ ने नोटिस किया है, तो उसका क्या लॉजिकल आउटकम है वो भी देखने की बात है। तो इससे साबित ये हो रहा है कि अगर FBI ने जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के अहलिया से मुताल्लिक कानून के मुताबिक नोटिस भी जारी कर दिए हैं और कार्रवाई भी हो रही है, तो जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा पे जो इल्ज़ाम लगा है उनकी अहलिया के असासे छुपाने का, वो इल्ज़ाम उस वक्त तक उस पर मज़ीद तहकीकात नहीं हो सकती जब तक उनकी अहलिया के ऊपर ये साबित ना हो जाए कि उन्होंने जो है अपने असासे नहीं ज़ाहिर किए या फिर उनकी तरफ से कोई कानून की खिलाफ वर्जी। देखिए काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब का, जस्टिस साहब का, ये हमेशा से उनका मुद्दा रहा है कि मैं और मेरी जो ज़ौजा हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। उनकी अपनी जायदाद है, उनके अपने असासे हैं, मेरी अपनी जायदाद है, मेरे अपने असासे हैं। वो अपने लिए ख़ुद टैक्स फ़ाइल करती हैं, मैं अपने लिए ख़ुद टैक्स फ़ाइल करता हूँ। तो अगर उनकी टैक्स फाइलिंग में अगर कोई इशू है तो वही उसकी जवाबदेह हैं। जस्टिस साहब उनके जवाबदेह नहीं हैं और ना ही मिसेज़ ईसा जस्टिस साहब के जवाबदेह हैं। मगर जो हमारा टैक्स का कानून है उसमें तो वाज़े तौर पे जो शोहर है उसको अपनी जो अहलिया है उसके जायदाद की भी तफसीलात देना लाजमी है। जहाँ तक मैं और आप भी माशाल्लाह कानून को बहुत करीब से फॉलो करते हैं, जानते भी हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये आर्टिकल 116 की रिक्वायरमेंट, तो वो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसकी रिक्वायरमेंट वो सिर्फ इतनी है कि अगर आपकी चाहे अहलिया की कोई जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है जो आपके फंड से ली गई है, तो वो फिर आपको डिक्लेयर करना लाजमी है। मगर अगर उनके अपने कोई फंड्स हैं, उनकी अपनी कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या उनकी अपनी किसी सोर्स से वो कोई प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी है, तो उस पे फिर ना शौहर
पाबंद है कि वो अपनी बेगम के असासे डिक्लेयर करे, ना कोई खातून पाबंद हैं कि वो अपने शौहर के डिक्लेयर करें। बुनियादी बात यह है कि अगर वो जो असासे हैं वो आपकी इनकम से बनाए गए हैं तब ही सिर्फ आप पाबंद हैं कि आप डिक्लेयर करें। और ये भी ज़ाहिर बात है इल्ज़ाम लगाने वालों को साबित करना होगा कि ये असासे जो हैं इस ज़रिए से बने हैं। बिल्कुल। अब अटॉर्नी जनरल से 2 सवाल पूछे हैं 10 रुकनी फुल कोर्ट ने। पहले ये बताएं कि किस कानून किस शख्सियत ने या हुकूमत में किस फ़र्द ने जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी या तहकीकात का हुक्म दिया, और दूसरा सवाल ये कि किस कानून के तहत जो हुकूमत के अहलकार हैं या वज़ीर हैं या ऑफिशल्स हैं वो किसी भी रेफरेंस की तफसीलात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मंजर आम पे ला सकते हैं। तो इन 2 अहम सवालों की क्या अहमियत है और अटॉर्नी जनरल जो है आपके ख्याल में उनको क्या साबित करना होगा? देखिए, जो पहला सवाल बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि आप पहले हमें ये 2 क्वेश्चंस पे सेटिस्फाई करें। पहला सवाल ये था कि आप हमें ये बताएं कि कौन से कानून के तहत ये जज साहब के ख़िलाफ़ ये तमाम तर जो इंक्वायरी हुई है, जो कि फ़ायज़ ईसा साहब का जो मुद्दा था कोर्ट के सामने कि ये मेरे ऊपर जासूसी हुई है, कोवर्ट सर्वेलेंस हुई है, अपना ना सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि मेरे बच्चों पे और मेरी अहले खाना पे ये सब सर्वेलेंस जो हुई है, तो वो सारा उसके फैक्ट्स बेंच के सामने लेआउट किए गए थे। तो बेंच ने ये पूछा है, और क्योंकि ये सिर्फ एक जज की बात नहीं है, अगर हमारे हुकूमती इदारे और हमारी अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां अगर जजों के बारे में खुफिया तौर पे इंटेलिजेंस उनको सर्वेलेंस कर रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये पता किया जाए कि ये कौन से कानून के तहत कर रहे हैं, कौन शख्स है जो उसको ऑथराइज कर सकता है। तो ये पहला सवाल था। दूसरा उनका सवाल इस चीज़ पे वो बेसिकली उससे रिलेट करता है क्योंकि फ़ैज़ ईसा साहब का कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो बदनीयती पे मबनी है और मेरी किरदार कुशी की गई है और मुझे मेरी जजमेंट्स की वजह से मुझे पनिश करने की कोशिश की गई है। तो उस सिलसिले में उन्होंने सवाल ये पूछा कि ये जो तमाम रेफरेंस है ये कानून के तहत ये कॉन्फिडेंशियल होती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी है, उसमें ये है कि ये तमाम इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो मगर हुकूमत की तरफ से ये रेफरेंस जो फ़ैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ हुआ था उसकी तमाम तफसीलात हुकूमत की तरफ से पहले ही लीक हो चुकी थी। फ़ैज़ ईसा साहब को तो उस वक्त तक नोटिस भी नहीं हुआ था, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी जो बकाया मेंबरान थे उनको भी इस रेफरेंस की ख़बर नहीं थी और हुकूमती ज़राए ने ऑलरेडी ये तमाम तर जो इंफॉर्मेशन थी वो मीडिया को लीक कर दी और उसका मकसद सिर्फ यही नज़र आता है कि जस्टिस ईसा की किरदार कुशी की जाए। तो उस हवाले से भी बेंच ने अटॉर्नी जनरल साहब से ये सवाल पूछा है कि आप हमें सेटिस्फाई करें कि आपने कैसे और क्यों और किसने ये काम किया। अच्छा, अगर ये अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये रेफरेंस सदारती रेफरेंस बदनीति पर मबनी था और ऑब्वियसली इसके बगैर ये रेफरेंस ख़त्म तो नहीं होगा जब तक वो इस नतीजे पर ना पहुँचे, तो फिर इसका क्या कानूनी और आइनी नताइज होंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रेफरेंस बनाया या फिर भेजा? सबसे पहली बात तो ये थी कि अगर रेफरेंस बदनीयती पे मबनी है, नेचुरली वो रेफरेंस जो है वो खारिज होगा। उसके बाद जिन लोगों ने इस रेफरेंस को तैयार करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, ये बल्कि आपको याद होगा जस्टिस अफरीदी साहब ने ये सवाल एक मरतबा पूछा था एक हेयरिंग के दौरान कि आप वो भी हमें सबमिशंस कीजिए। मुनीर मलिक साहब से सवाल पूछा था कि अगर हम कन्विंस हो गए कि ये बदनीयती पे मबनी रेफरेंस है तो फिर आप हमें ये भी सजेस्ट करें कि जिन लोगों ने ये रेफरेंस बनाया उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो। बज़ाहिर तो
बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मगर वो तो जुडिशल काउंसिल कर सकती है। नहीं, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई है वो तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज से मुतल्लक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से के एक जज से मुतल्लक है, तो अगर कोई झूठी कोई एलिगेशंस उनके ख़िलाफ़ लगाई गई हैं या अगर उनको गैर कानूनी तौर पे उनकी सर्वेलेंस की गई है, उन पर जासूसी, उनके ख़ानदान पे जासूसी की गई है, तो उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बिल्कुल लगता है। दीगर भी पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस इस पे लग सकते हैं। मगर क्या सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा तौहीन अदालत की कोई दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी उन्हें? ये अब उनके ऊपर है, दरख्वास्त भी दायर कर सकते हैं या वो सुप्रीम कोर्ट इस पे अज खुद भी नोटिस ले सकती है। ठीक, अब आखिर में ये बताएं कि अगर रेफरेंस ख़त्म भी हो जाता है तो क्या FBI जो है जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा की डिक्लेरेशन के हवाले से अपनी तहकीकात जारी रख सकता है और उसका फिर क्या नतीजा कानूनी तौर पे अल्टीमेटली हो सकता है? ये इस पे डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या आता है तफसील में। क्या अगर वो ये भी कहते हैं कि FBI ने भी जो इस मुकदमे में इक़दाम लिए थे वो भी बदनीयती पे मबनी थे, तो फिर तो नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कहा कि रेफरेंस बदनीयती पे मबनी है, बिलफ़र्ज़ अगर ये फ़ैसला हो, तो फिर जो तहकीकात हैं टैक्स लॉज के तहत वो जारी रहेंगी। बुनियादी तौर पे ये रेफरेंस आपके आइनी दरख्वास्त में भी कहा गया है कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की तरफ से ज़्यादा इसमें मुस्तैदी दिखाई गई और उसकी एक तारीख़ है 12 मई 2007 को जो कराची में जो कत्लेआम हुआ, सिंध हाई कोर्ट में उससे मुतल्लक समात में उस वक्त एडवोकेट काज़ी फ़ैज़ ईसा जज नहीं थे, वो एक अमाइकस क्यूराई फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पे सिंध हाई कोर्ट में पेश होते रहे। और दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल सिंध, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में एडवोकेट जनरल सिंध फ़रोग़ नसीम थे। तो ये उस वक्त से ये कदूरतें चल रही हैं। तो अगर ये रेफरेंस ख़ारिज हो जाता है या वापस भेज दिया जाता है, इस रेफरेंस को कलादम और गैर आइनी करार दे दिया जाता है, तो फिर वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल, जिन्होंने बाकायदा जवाबुल जवाब में भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनकी कानूनी और अखलाकी पोजीशन क्या रह जाएगी? देखिए, एक आपने बिल्कुल सही एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है। कानूनी क्या उनकी पोजीशन होती है, वो तो अदालत ही अगर वो कहती है कि रेफरेंस बदनीयती पे मबनी थी और फिर आगे वो बढ़कर ये भी हाईलाइट करती है कि उसमें किसका कितना रोल था, कितना किरदार था, तो कानूनी इम्प्लिकेशंस तो फिर उसके बाद ही शुरू होंगी। जहाँ तक पॉलिटिकल या मॉरल पोजीशन है, वो मैं समझता हूँ कि अगर ये क्योंकि ये बहुत बड़ा इक़दाम होता है जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करना, और अगर ये रेफरेंस खारिज हो जाता है तो उसकी डेफिनेटली हुकूमत वक्त के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट उसकी रिपरकशंस होंगी, और जो लोग ज़िम्मेदार हैं तो फिर वो उस हवाले से पॉलिटिकली फिर वो फेस करेंगे। मतलब अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून असूली तौर पे फिर उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अखलाकी तौर पे कम से कम। वो तो उनके ऊपर वो तो उनका फ़ैसला है कि उन्हें क्या करना चाहिए, मैं उस पर क्या बात कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सलाह उद्दीन अहमद, जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा की कानूनी टीम के अहम रुकन, और कुछ देर पहले ही उन्होंने हमें तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह किया कि जो जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा से मुतल्लिक़ रेफरेंस हैं वो किस मरहले पर हैं। और 2 हफ्ते बाद अटॉर्नी जनरल कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर पहली बार सुप्रीम कोर्ट में उस सदारती रेफरेंस के पस मंज़र और उसके एविडेंस के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले तकरीबन 5 महीने से आला तरीन अदलिया को एक अवामी कटहरे में खड़ा कर रखा है। मतीउल्लाह जान MJtv आपको इस हवाले से अपडेट देते रहेंगे।